हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे और नोटबुक साथ लेके बैठना है, क्योंकि कोई मूवी नहीं चल रही है बेटा। नोट्स बनाओगे तभी बाद में रिवाइज कर पाओगे और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ साथ जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके लिख लेनी है। इज इट क्लियर? करें अब स्टार्ट। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है ना। नाम जो लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे होगा क्या या क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखो पिछले चैप्टर में हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज, उसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद है किसी को? नहीं है? देखो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर हमारे जैसे मानो कि अगर करंट बढ़ता है, या ऐसे सिंपल आसान भाषा में ये समझ लो कि कोई चीज़ अगर हम बहुत देर तक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप है, फ़ोन है, तो वो गर्म होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास भाई इलेक्ट्रिक करंट है और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, कैसे आ रही है, किस में आ रही है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? करें अब स्टार्ट। चलिए तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो सबसे पहले ना एक हमने सेटअप लगाया है और उस सेटअप में है क्या क्या, सिंपल एक बैटरी है और ये हमारी की है। देखो हमारे पास एक बैटरी है और ये है की। ठीक है, अच्छा देखो अभी ये सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है। कहने का मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अब मानो हमने इस की को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। पहले ये ओपन थी, अब मैंने क्या कर दिया? इस की को क्लोज कर दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जब इस की को क्लोज किया तो क्या हुआ? इस सर्किट में क्या होगा? करंट। यहां तक बात हमें समझ में आती है, इतने में कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे देखो, इस सर्किट को जो हमारे यहाँ पे की है उसको क्लोज करते ही करंट आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखिए एक मैग्नेटिक निडल। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? जो यहाँ पे निडल रखी गई है, जब इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो वो निडल ने डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। आई यहाँ तक बात समझ? इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो निडल आराम से पड़ी हुई थी, लेकिन निडल ने क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत? तो यहां से हमें पता लगा कि जो करंट है, देखो निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो निडल डिफ्लेक्ट हो रही होगी मैग्नेट के कारण। मैग्नेट तो सब जानते हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह, और उसी की वजह से ये जो निडल है वो क्या हो जा रही है? डिफ्लेक्ट हो जा रही है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब है ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? की हमारी ओपन है फर्स्ट में, सेकंड में हमने की को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जब की को क्लोज करा और यहाँ पे निडल रखी है तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट फ्लो होना शुरू हुआ, निडल ने क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। ये चीज समझ में आई? ठीक है, और अगर मैं इसमें करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, करंट कहां से कहां मूव करता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो पहले इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था, अभी हमने क्या करा है? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो क्या होगा? हमारी जो निडल की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये क्या है? दिस प्रूव्स द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलो मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिख दी है, वैसे ऐसा यहाँ पे कोई ज्यादा नीड नहीं है इसकी।
ट्रिक क्या है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स ओवर वेस्ट। इसको किससे याद कर सकते हैं, स्नो से। ठीक है, ये किस लिए काम आएगा, ये काम आएगा अगर हमें इस निडल की डिफ्लेक्शन चेक करनी हो कि ये कहाँ से कहाँ डिफ्लेक्ट होगी। कोई दिक्कत, ठीक है। डायरेक्शंस तो पता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो करंट जब हमारा कहां से कहां मूव करेगा, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स वेस्ट होगी। कोई दिक्कत, करें अब आगे, चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट है बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, लेट अस सपोज मेरे पास कोई मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम मैग्नेट के पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने अपने इस मैग्नेट के दो हिस्से कर दिए, तो ये नॉर्थ था, तो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मेरा एक बार मैग्नेट, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, तो अब इसका जो इधर वाला पार्ट था वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया है, साउथ की तरह, और इसका जो इधर वाला पार्ट था वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया है, नॉर्थ की तरह। मैंने इसको और सब डिवाइड कर दिया दो और पार्ट्स में, वही वापस से होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। कहने का मतलब कि हम मैग्नेट के जो पोल्स हैं उन्हें कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत, आ गया समझ, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड्स, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, पहले फील्ड का मतलब समझते हैं। देखो किसी की भी फील्ड है, लेट अस सपोज कि मैं अपनी फील्ड की बात करूं, तो मेरी फील्ड का मतलब वो एरिया जहां तक कि मेरा इन्फ्लुएंस फील होगा। मैं अभी एक क्लासरूम में हूँ, इस क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं वो शांत बैठे हैं, बाहर वाले बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक है, इस रूम तक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो फील्ड का मतलब ऐसे समझो, जैसे लेट अस सपोज हम लोग ऐसा नहीं करते कि भाई यहाँ पे हमारे किसी एरिया में हमें कुछ दिक्कत है, तो ठीक है हम इसको फ़ोन मिला के पूछ लेते हैं, इसको फ़ोन करके बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो हमारा इलाका है ना, वहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अब सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब मैग्नेट के इलाके की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या कि भाई लेट अस सपोज मेरा ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस कहाँ तक फील करा जा सकता है, उसको हम बोलेंगे इस मैग्नेट की फील्ड। कोई दिक्कत, आ गया समझ, ठीक है। अब इस मैग्नेट की फील्ड को फील करने के लिए होना क्या चाहिए, किससे पता लगेगा, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। मेरी फील्ड का पता लगाना कि क्या असर पड़ रहा है, वो उसके लिए क्या होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर सामने कोई टीचर होंगे तो वो थोड़ी ना मेरे से डर के चुप बैठेंगे। आई बात समझ। तो फील्ड का मतलब इलाका। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो मैग्नेट के आसपास कहाँ तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील होगा, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस इन्फ्लुएंस को फील करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब रीड करें, चलो। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस अफेक्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, टेस्ला। कोई दिक्कत, आगे यहां तक समझ, ठीक है। अब करें आगे, चलिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब ये होता क्या है, देखो ऐसे समझो कि लेट अस सपोज मेरे पास एक कोई मैग्नेट है और मैंने उसे फ्रीली हैंग करा है। फ्रीली हैंग करने का मतलब कि मैंने इसे किसी रस्सी से, थ्रेड से बांधा और छोड़ दिया। तो ये फ्रीली हैंग मैग्नेट कहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये अलाइन होगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब कि मैं अगर एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग करूं तो वो कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई बात समझ, ठीक है। ये होता क्या है, बेसिकली जो भी हम फील्ड लाइंस बनाने वाले हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस है, जिसमें कि मैं ये दिखाना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे मेरा कोई मैग्नेट होता या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो वो कौन सा रास्ता फॉलो करता।
कोई दिक्कत? जैसे कि समझो, अगर लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट सब्सटेंस रखूं या कोई मैग्नेटिक निडल वगैरह रखूं, तो वो किधर अपने आप को अलाइन करेगी? ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक। तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है नॉर्थ से साउथ, इसका मतलब कोई फ्रीली मैग्नेट में रखूं तो वो अपने आप को इस डायरेक्शन में ऐसे करके अलाइन कर लेने वाला है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं क्या करने वाली हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी the direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of a compass needle moves inside it. ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी अभी हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि ऐसी कुछ क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। कोई दिक्कत? आगे यहाँ तक समझ? ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसे समझो कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 10, 20, 30, 40, 50, है ना। और डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं आपको ही बताऊं कि यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर नॉर्थ है, 2 किलोमीटर साउथ है, या लेफ्ट है या राइट है, जो भी है, तो ये मैंने क्या बताया, साथ में आपको डायरेक्शन बताई है, ठीक है। अच्छा, फील्ड लाइंस एमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। इसका मतलब अगर मेरे पास ये कोई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर कैसी है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, देखो ये यहाँ से नॉर्थ से शुरू हुआ और वापस नॉर्थ भी आ गई, तो इसने कैसी लूप बनाई है, एक क्लोज लूप बनाई है। अच्छा, आगे देखो, इनसाइड द मैग्नेट सो द फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये प्रॉपर्टीज बेटा सारी की सारी एक याद करनी पड़ेंगी, ये एग्जाम में आती है, ठीक है, खासकर असर्शन रीजन में बहुत आती है। आगे, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगी वहां पे फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर होंगी। जैसे मानो अगर मेरे को ये दिखाना है इधर नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो मैं इनको पास पास बना दूंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगे, ठीक है। आगे, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? देखो अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, डायरेक्शन शो कर रही है ना, कोई भी फ्रीली मैग्नेट की। तो अगर देखो ये दो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो ये दो फील्ड लाइंस क्रॉस करी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस तरफ एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इस तरफ है। अब एक टाइम पे एक चीज दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकती ना, एक टाइम पे तो एक ही जगह मूव करेगी। और अगर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं तो ये इस तरफ भी मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है, और इस तरफ की भी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो दो चीजें तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब पहले ये क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, असर्शन ये है। इसका रीजन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अभी दोनों पॉइंट्स कराए हैं मैंने, ठीक है, 2025 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे को फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर है। यस बताओ बेटा इसका आंसर। यस
कितना आंसर है इसका? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, बोथ आर ट्रू। शिवम वेरी गुड बेटा, बोथ आर ट्रू। लेकिन ये बताओ, क्या ये रीजन जो है इस असर्शन के लिए सही रीजन है कि नहीं है? देखो, असर्शन ठीक है बिल्कुल, अभी मैंने बताया इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैंने ये भी बताया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। क्या ये इसका सही रीजन है कि नहीं है? यस अभिनव, वेरी गुड बेटा, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। ठीक है, इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। हाँ, ये ठीक है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा खुद को। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या है? इट अट्रैक्ट्स द पावर फॉर द आयरन। हाँ ठीक है, बार मैग्नेट है और आयरन क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, मैग्नेट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ठीक है, आगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट इट्स नॉट टू साउथ पोल। ये गलत है। क्यों गलत है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड और इनसाइड जाती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, करें अब आगे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? करें अब आगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? लिस्ट द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने अभी पढ़ा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है हमें और उसकी कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिखनी है बस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। द कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बताओ बेटा, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है या दोनों ठीक है? फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना है। यस साहिल, इसका आंसर बताओ बेटा। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। यस वेरी गुड। यस, असर्शन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी हमने करा था दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है एक टाइम पे, इसलिए ये इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो, इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारी एनसीईआरटी में। तो बेसिकली क्या करा गया है इसमें कि हमने ना कोई एक कार्डबोर्ड लिया लेटर सपोज और उसके ऊपर ना आयरन फिलिंग्स है। ठीक, अब ये हमारा उस कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया गया, ये जैसे मैंने फिगर में शो करा ना वैसे ही। अब हुआ क्या, जैसे ही इस सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, जैसे इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये जो आयरन फिलिंग्स है ये अपने आप ही सर्कुलर पाथ में अरेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कैसी होती है? सर्कुलर। ठीक है, अब ये हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल अभी मैं सिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट हैंड लेना है। ठीक है, और राइट हैंड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, ये ब्लैक कलर दिख नहीं रहा होगा क्या? देख लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, थंब को इसके डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, और जो हमारे ये कर्ल्स ऑफ फिंगर है, ये जो फिंगर्स का कर्ल है, ये हमें क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
आई बात समझ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये क्या है, करंट, और ये जो हमें कर्ल ऑफ फिंगर से ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। करें अब आगे, कोई दिक्कत? एक बार ये रीड भी कर लो। देखो, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then your fingers around the conductor, the direction of the finger is the direction of the magnetic lines of force। ये जो हमें फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्या देगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन मेरे को फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करो इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो, ऊपर वाली जो वायर है, ठीक है, इस तरीके से थंब रखा, मेरे साथ साथ ये करना है वरना कुछ नहीं समझ में आने का। राइट हैंड लिया, थंब को किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, इस तरफ से बाहर, और अगर मैं अंदर की तरफ आऊंगी तो अंदर। जो बाहर आते हैं उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो अंदर गई है उन्हें क्रॉस से। वापस देख लो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, राइट हैंड लेना, ये ध्यान रखना, थंब रखा, देखो यहाँ से फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर, और इस तरफ अंदर। तो जहां से बाहर आ रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और जहां अंदर जा रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। आ गई बात समझ? ठीक है, अब नीचे वाले की वजह से देखते हैं। देखो, नीचे भी सेम वही करा, ये थंब यहाँ पे बाहर आ रही है और इस तरफ नीचे करूंगी तो अंदर। तो यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, और यहाँ पे क्रॉस से। कोई दिक्कत? डॉट का मतलब होता है बाहर, आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर आई है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतने में? देखो, जितनी ऊपर वाले की वजह से कहाँ जा रही है, अंदर, और नीचे वाले की वजह से बाहर, दोनों में सेम करंट है तो सेम फील्ड लाइंस, तो जितनी बाहर आई उतनी अंदर, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। देखो 0 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, समझ आया? चलिए आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। द गिवन फिगर शोज द करंट पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। ठीक है, हमें बनानी है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर एक्स टू वाई, एक्स से वाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखो एक्स से वाई, राइट हैंड का राइट हैंड ही होना चाहिए, ये राइट हैंड का थंब मैंने इस डायरेक्शन में रखा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर जा रही है और इस तरफ से बाहर आ रही है। ठीक है, देखो मैं ये 3D में बना नहीं पाऊंगी, मैं बस एरो से शो कर देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर, और यहाँ से अंदर जाएंगी, इस तरफ से बाहर। बाहर वाले को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से, और इसको क्रॉस से, और डायरेक्शन शो ऐसे करते हैं, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर। कोई दिक्कत? करें अब आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेम एंड स्टेट द रूल इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस सिचुएशन गिवन अबव। ये कौन सा रूल यूज करा है हमने, यस वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, समझ आ गया? करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो ये भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये तो अभी हमने पढ़ा है ना।
कैसी है, सर्कुलर फील्ड लाइंस है, और दूसरी बात किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अभी तक हमने दो ही चीजें करी है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, सर्कुलर, और किससे निकाला है, राइट हैंड थंब रूल से। अब एक और चीज जो याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसका मतलब क्या है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस पे देखूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो क्या हो जाएगी, कम। और बात समझ, ऐसे याद रखो कि अगर टीचर क्लास में है तो आगे वाले बच्चे शांत रहते हैं, पीछे वाले पीछे बैठते ही क्यों, शोर मचाने के लिए, है ना भाई। तो कहने का मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो हम कैसे याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे समझ, करें अब आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये तो सेम वही है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और ये अगर मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आएंगी और इस तरफ अंदर जाएंगी। ठीक है, कैसी फील्ड लाइंस होंगी, सर्कुलर। ये 3D में बनाया है मैंने, ऐसे समझो कि ये ऐसे है फिगर। ठीक है, सर्कुलर फील्ड लाइंस। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस कैसी है, इस बैंगल के जैसी। ठीक है, चलिए, तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और इस तरफ फील्ड लाइंस अंदर होंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीजेस। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिफ्लेक्शन भी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस। करंट कैरिंग वायर में जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है अगर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सही है या गलत है, मेरे को फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, और सेकंड में क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ठीक है, चलो दोनों अभी अभी समझाए हैं मैंने, फटाफट इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। चलिए फटाफट, कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर। यस, वेरी गुड। अनुज कितना आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस। क्या डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगी, अगर करंट बढ़ेगा तो ए इज, क्या आंसर है इसका, ए इज फॉल्स, है ना, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। और रीजन क्या है इसका, ट्रू। तो ए इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। कोई दिक्कत, करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, वाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कि मैं इतनी देर से कहानी बोले जा रही हूँ कि भाई मैग्नेट के पास लेके आएंगे निडल डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेट के पास लेके आएंगे निडल डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन होगी क्यों ये भी तो पता होना चाहिए हमें, है ना। चलो देखो, लेट अस सपोज ये कोई बार मैग्नेट है मेरे पास, ये है नॉर्थ साउथ पोल। कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलो फिगर बनी हुई है, इसी में से समझा देती हूँ। ये है मेरे पास बार मैग्नेट और ये है मेरे पास निडल। ठीक है, होगा क्या, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट की वो इसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगाएगी, है ना।
मैग्नेट जो है इसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगाएगा और दोनों ही एंड्स पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन ये एक इसका नॉर्थ पोल है ना, और एक इसका भी नॉर्थ पोल होगा, एक इसका साउथ पोल। तो कहने का मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है वो इसके एक एंड को तो अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा और एक एंड को रिपेल करना चाह रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे होंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब भी होते हैं तभी वो चीज़ क्या कर जाती है, कपल बनाती है। कपल का मतलब अभी आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि वो चीज़ रोटेट करती है। ठीक है, ऐसे समझो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर पे अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया नीचे की तरफ और एक फोर्स लगाया मैंने इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे क्लासेस में, टॉर्क बोलते हैं इसे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये नॉर्थ पोल है, ये इन दोनों ही एंड्स पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये पूरा ही मैग्नेट लगाएगा बेसिकली। तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये इसे क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट, और साउथ पोल को रिपेल। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण ये निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, एक बार रीड कर लो तब भी। हो गया, चलिए। अच्छा, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पढ़ी थी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज के कारण पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कहने का मतलब हमारी सर्कुलर लूप है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, चलिए देखो, देखो ये सर्कुलर लूप है मेरे पास। ठीक है, अब मानो कि इसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में, दिख जाएगा आप लोगों को, नहीं दिख पा रहा है, मैंने इसमें एरो बनाया है, दिख जाए तो, वरना याद रख लेना। ठीक है, ये मैग्नेटिक, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये सर्कुलर लूप, ये इसमें करंट की डायरेक्शन। हमने वही सेम करना है, क्या, राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, ये राइट हैंड, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जा रही है, यहाँ से बाहर, फिर यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे अंदर। समझ गए? अपने आप करके देखो, ये राइट हैंड, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी और फिर इस तरफ से घूम के नीचे। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी, देखो ये मेरी कोई करंट कैरिंग लूप है, तो इसके जो साथ में, अपने हाथों से करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने पकड़ा, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, तो ये वाली चीज़ बनाई है मैंने, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। सेम ऐसे अगर मैं इस पूरे की वजह से देखूंगी तो हर एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही बनेंगी। तो ये क्या है मेरा, ये है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट क्या होता है ना, फिर उसके बाद हमने पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि करंट जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा होगा, और उसको पढ़ने के लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। फिर हमने अभी क्या पढ़ा है कि अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है सर्कुलर लूप की वजह से तो वो कैसी होंगी। ठीक है, करें अब आगे, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग, देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट भी तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। अगर मान लो कि मेरे पास ये एक कॉइल है और इसके मैं सेम ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाती जाऊं और हर एक टर्न में करंट है, तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ, इसका मतलब असर्शन तो ठीक है। आगे देखते हैं, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। ये भी ठीक है ना, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो करें अब आगे।
इसमें फोर्स एक्सपीरियंस अभी नहीं पढ़ाया मैंने, फिर कराती हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एकदम सिंपल आसान भाषा में ऐसे समझो कि ये मेरे पास कोई आयरन रॉड समझ लो, है ना, और मैंने क्या करा है, इसके ऊपर एक अपनी वायर को वाउंड कर दिया है। तो अब जो ये बना है इसे क्या बोलते हैं हम, सोलेनॉइड। ठीक है, सिंपल ऐसे समझ लो कि मैंने एक वायर को वाउंड करा है, आयरन जो बीच में डाला वो तो उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करेगा, लेकिन अगर मैं सिंपल वायर को भी टर्न दूं, उसमें से करंट फ्लो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है, बेसिकली अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। वायर कौन सी होनी चाहिए, कॉपर वायर, रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। किसकी शेप में रैप्ड है वो, सिलेंडर की शेप में। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा एग्जांपल शो करने के लिए। कहने का मतलब एक सिंपल वायर को मैंने बस वाउंड करा है, किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, उसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, और किसके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ दी कॉइल के। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, चलिए करें अब आगे। अच्छा, अब इसमें देखो बीच में क्या है, बीच में बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइंस है बेसिकली ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है यूनिफॉर्म फील्ड, कहाँ पे, सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, और बाकी सारी फील्ड देखो ये वही है जो हमने सर्कुलर लूप की वजह से पढ़ी थी, अभी ये तो सब वही है। तो ये जो बीच में पैरेलल लाइंस है ये किसको शो कर रही है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बीच में यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए अभी बेटा ये वाला पॉइंट इसमें से काट देना, ऊपर वाले दोनों पॉइंट सिर्फ याद रख लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला कितना होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट हटा दो, आगे यहाँ तक समझ, करें अब आगे। चलो, और क्या है, हमारी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया। कोई दिक्कत, करें अब आगे। चलो अब नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर कैसी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस वेरी गुड, इसका ऑप्शन बताओ मेरे को फटाफट। यस वंश भाटी, वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका, यस इसका आंसर है ए, क्योंकि फील्ड कैसी थी अंदर, यूनिफॉर्म। अभी पीछे पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी इनसाइड द सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनॉइड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। अभी पीछे पढ़ा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एक और चीज याद है मैंने फॉर्मूले में लिखा था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो म्यू नॉट है ना, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितनी मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो उसमें अगर आयरन होगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा, है ना, आयरन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इसका मतलब जो हमने सोलेनॉइड में कोर है, कोर का मतलब जहां पे हमने वायर को वाउंड करा था उसके अंदर जो कोर है, जो मटेरियल है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। कोई दिक्कत आई बात समझ, करें अब आगे। बेटा पीछे जो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड लिखा था वो गलती से लिख दिया, वो टोरॉइड में होता है। चलो करें अब आगे। अच्छा, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट, ड्रॉ दी। ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, पूरा वही सोलेनॉइड बताना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो अभी जो पीछे करा था वो 2024 का क्वेश्चन है, 2025 में भी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या आंसर आएगा इसका, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है,
अच्छा, आगे क्या लिखा है, वही है ये वापस, डिफाइन द टर्म सोलेनॉइड, और क्या लिखा है, मार्क द पैटर्न, मार्क ऑन द पैटर्न द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये वही जो अभी हमने पीछे बनाया है ना, मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही ड्रॉ करना है, ये वाली चीज। ठीक है, करें अब आगे। चलिए, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये वाला क्वेश्चन कई बार ही आता है, इसलिए मैंने इसको आंसर को भी अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले सोलेनॉइड है क्या, ये चीज समझते हैं। वैसे तो अभी मैंने पीछे बताया था, व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, ये वाली डेफिनेशन लिखनी हो ये लिख लेना, जो पीछे लिखवाई थी वो लिखनी हो वो लिख लेना, दोनों सेम ही बात है। अच्छा, आगे, when electric current is passed through a solenoid magnetic field is produced in it, वो भी समझ में आता है ना, जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जिसके के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करी थी। ठीक है, आगे, the magnetic lines of force are similar to that of lines of a bar magnet। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सोलेनॉइड की वजह से बनाई है, वही किसकी वजह से होती है, बार मैग्नेट की वजह से। कैसे, देखो सिमिलैरिटी, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से जा रही थी और साउथ पे आ रही थी। देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से गई है साउथ पे आई है, नॉर्थ से गई है साउथ पे आई है, नॉर्थ से गई है साउथ पे आई है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम ही है दोनों के लिए। आगे, सोलेनॉइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के पास सारी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि बार मैग्नेट के पास होती है। और वन एंड ऑफ अ कॉइल एक्ट्स एट द नॉर्थ पोल while the other acts at the south pole। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसान भाषा में कि अगर मैंने कोई कंडक्टर का मतलब कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो क्या होगा, ये मेरे को बताना। आई बात समझ, ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा वो बता रहे हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब बहुत ध्यान से सुनना है, हम लोग इसके लिए रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग बता पाते हैं कि अगर मैंने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। आई बात समझ, कोई दिक्कत? ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखो तीन चीजें इसमें याद रखनी है, ये तीन फिंगर्स, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, और फादर का मतलब है फोर्स, यहाँ पे याद रखना है ट्रिक। एम है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड है यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर की जो भी या करंट की डायरेक्शन है, याद रहेगा। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, मैंने इसकी फिगर भी बनाई होगी, हाँ ये। ठीक है, और कौन से हैंड से यूज करना है, रूल लगाना है लेफ्ट हैंड से। तो फादर मदर चाइल्ड, ये क्या शो कर रहा है हमें, फोर्स ऑन दी कंडक्टर। उसके बाद ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो कर रहा है हमें, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और याद रखनी है, ये जो है हमारा, इसको कभी नहीं टेढ़ा करना है, ये हमेशा सीधा होगा। जहां पे भी करोगे, ऊपर नीचे इधर इधर इधर, जिधर भी करोगे ये चेंज नहीं होगा। ये जो आपकी फिंगर है ना वो ऐसे नहीं मुड़ेगी, ये हाथ के सीधा रहेगा। आगे बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो हमारा फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी चीज ये याद रखनी है। ठीक है, ये वाली फिंगर नहीं मुड़नी चाहिए, ये स्ट्रेट ही रहेगी, चाहे जिस भी डायरेक्शन में रहे, ऊपर नीचे इधर उधर, लेकिन रहेगी स्ट्रेट ही। और ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत आया एकदम अच्छे से समझ में? करें अब आगे, चलो। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक बार इस रूल जो है वो रीड कर लो। ठीक है, वही है जो मैंने भी समझाया, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, थंब शोज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, रीड कर लिया, करें अब आगे,
चलिए अब ये इसका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन एक पीछे भी मैंने स्किप कराया था, वो भी अभी कर लेंगे। क्या बोला है? अ पॉजिट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट शोन इन फिगर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दे रखी है और ये है ऊपर करंट की डायरेक्शन, जहां पॉजिट्रॉन जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जिधर पे इसकी डायरेक्शन है वहीं पे ही करंट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और ये ऊपर मूव कर रहा होता तो करंट की डायरेक्शन हम नीचे लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। आगे बात समझ? चलो इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, कि कितना आ रहा है इसका आंसर। यस, वेरी गुड बेटा। सी तो नहीं है इसका आंसर, वापस चेक करो। यस रजनी बेटा, एकदम सही आंसर है इस आपका। शिवम, इनटू द पेज आएगा या फिर आउट ऑफ द पेज आएगा? चेक कर ले। ठीक है, देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में है ना। ठीक है, करंट कहाँ है? करंट है हमारा ऊपर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर है। यस ठीक है, इनटू द पेज ही है इसका आंसर, इनटू द पेज। ठीक है, चेक कर लेना अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। कैसे करना है? फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट कहाँ है? ऊपर, तो हमारा ये जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर, तो इसका आंसर होगा इनटू द पेज। ठीक है, चलो करें अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? स्टेट द रूल टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। आगे हमें 3 फिगर दिए हैं इसमें और हमें बताना है कि मैक्सिमम जो फोर्स है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको, एज सच है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा है यहाँ पे किस किस के बीच का एंगल है? V एंड B के बीच का एंगल, मतलब कि जिधर पे करंट है और जहां पे वेलोसिटी है। ठीक है, जहां पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 केस देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट कहाँ होगा? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल होगा, है ना। तो करंट, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट होगा नीचे, तो ये क्या है हमारा? थीटा। ठीक, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट यहाँ पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर। थीटा कितना है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो साइन 90 क्या होता है? 1। साइन 0 या 180 दोनों ही 0 होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा फोर्स मैक्सिमम है वो कब मैक्सिमम होगा? देखो साइन थीटा ना, थीटा मैक्सिमम होता है कब? जब 90 होता है साइन के केस में, और कितनी वैल्यू होती है? साइन 91। ठीक है, और अगर थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में साइन थीटा कितना होता है? 0। कहने का मतलब साइन की जो वैल्यू है ना वो +1 और -1 के बीच में ही रहती है, उससे ज्यादा कभी नहीं जाती, उससे कम भी कभी नहीं होती है। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा तो उस टाइम पे फोर्स क्या होगा? 0। और अगर इन दोनों के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, तो फोर्स भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। आई बात समझ? ये फॉर्मूला भी हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतना समझा दिया कि आपसे क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, करें अब आगे। चलो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमारे पास ना 2 तरीके के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कि कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी वैल्यू उसकी।
और ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब आप लोग मेरे को फटाफट कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों के घर में जो करंट यूज हो रहा है, जो कि पावर सप्लाई आ रही है, वो एसी है या डीसी है, ठीक है। फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ ये वाली चीज। चलो तब तक ये समझते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या रहता है, कांस्टेंट किसके केस में, डीसी के केस में। ये है डायरेक्ट करंट का सिंबल, ठीक है, बैटरी का डायरेक्ट पोटेंशियल का। और एसी के टाइम पे क्या होता है, ये है एसी पोटेंशियल। और होता क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो चलो चेंज हो ना हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये है डायरेक्ट करंट, और इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये चीज कितनी देर में रिपीट हो रही है। तो डायरेक्ट करंट तो सेम ही रह रहा है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तब की जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है इन इंडिया वो होती है 50 हर्ट्ज। बहुत सारी चीजें भी आपने देखी होंगी, जैसे कि फोन का चार्जर वगैरह हो या कुछ भी ऐसे वाली चीजें होती है ना, उन पे पीछे लिखा भी होता है 50 हर्ट्ज। हमारे इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है, बाकी कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी है, लेकिन इंडिया में फिक्स्ड है, पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है। आगे जो हमारा ये करंट है, दिस करंट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। हाउस होल्ड पर्पसेस में डायरेक्ट करंट यूज नहीं हो सकता है। अच्छा, दिस करंट कैन बी यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। लार्ज स्केल में हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि डीसी करंट हम कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, डीसी करंट भी हमारे घरों में कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक। चलिए, यस आरव तिवारी, डीसी नहीं होगा बेटा, कहीं डीसी होता है कहीं एसी होता है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। इंड्यूस करने का मतलब जो चीज पहले से थी नहीं वो अब आ गई है। जैसे अभी आप लोग एकदम रिलैक्स मोड में हो, है ना, स्कूल जाते हो, टीचर पढ़ लो वरना पास नहीं होगे, पढ़ लो वरना पास नहीं होगे, पास नहीं होगे, 10th नहीं करोगे तो आगे कैसे करोगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कहने का मतलब तुम्हारे अंदर डर है नहीं, टीचर ने बोल बोल के उसे इंड्यूस कराया, समझ गए। तो जो चीज है नहीं उसे इंड्यूस कराया जाए, वहां पे हम उसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसे रिलेटेड है, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक जैसा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बेसिकली द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन द अनदर कंडक्टर। कहने का मतलब कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो दूसरे कंडक्टर में या उसी कंडक्टर में भी करंट इंड्यूस होने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंफ्यूजन हो रही है, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा था कि किसी सर्किट में से अगर इलेक्ट्रिक करंट है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा था कि वहां पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब एक रखी हुई निडल को वो क्या करा रहा है, डिफ्लेक्ट करा दे रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या बता रही हूँ कि अगर मेरे किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां पे भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इतने में, करें अब आगे। चलिए, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए। सेम वही सब कुछ करना है, फादर मदर चाइल्ड, तो वही फोर्स, बस यूज क्या करना है, हमने राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, अगर हमें इंड्यूस करंट बताना हो तो। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि अब आपके सिलेबस से कट गया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिटेल में नहीं बता के ऊपर से बता दिया, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मेन आता है वो हमारी जो 3 टाइप की वायर यूज होती है उनके ऊपर है, ठीक है। तो हमने देखा है ना कि हमारे घर में जितने भी मेन स्विचेस हैं, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाले हैं, उन सब में एसी है, हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, सब में 3 स्विच मतलब 3 प्लग वाला वो होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब उसमें वो जो 3 वायर्स जुड़ी होती है, कौन कौन सी होती है, अर्थ वायर, लाइव वायर और
न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। लाइव वायर कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। और न्यूट्रल वायर कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। याद रहेगा, अर्थ वायर किसकी कलर? ग्रीन, लाइव वायर रेड और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो अर्थ वायर है इसका क्या काम है? देखो, काम तो इन्हीं दोनों से चल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बात तो बन गई। तो ये अर्थ वायर क्या करता है? अर्थ वायर बेसिकली, जैसे अर्थिंग सुना है, अर्थिंग क्या होता है? बेसिकली इस पूरे प्रोसीजर में क्या होता है कि ना, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अगर होगा तो वो कहाँ चले जाएगा? अर्थ में चले जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। और इसी पर्पस के लिए यहाँ पे अर्थ वायर को यूज करा जाता है। ठीक है। कैसे चले जाएगा? जैसे देखो, मान लो कि हमारा ना कोई मेटल केस जो है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका मेटल केस हमारा खराब है। ठीक है। और अगर मैंने उसको टच करा तो वहां पे क्या होगा? हमारी जो, जैसे मानो कि ग्राउंड जो है, धरती है, वो 0 वोल्ट पे है और वो 220 वोल्ट पे है, तो क्या होगा? उसको मीडियम मिलेगा क्या? मेरी बॉडी की करंट फ्लो कर जाएगा मेरी बॉडी से। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए करंट फ्लो करने के लिए। तो मेरे एक हाथ तो है, लेट अस सपोज उस इलेक्ट्रिक आयरन पे, वो है 220 वोल्ट पे, तो उसको क्या मिल जाएगा? मेरी बॉडी से पाथ मिल जाएगा। कहाँ तक? ग्राउंड तक जाने के लिए करंट को। तो इसमें क्या लगेगा? मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? अर्थिंग की जाती है, ताकि जो भी डिफेक्ट हुआ है, जो भी फॉल्ट है, उसकी वजह से करंट मेरे में से ना फ्लो करके वो जो अर्थ वाली वायर लगाई है उस वायर से ग्राउंड में चले जाए। ठीक है। करें अब आगे, चलिए। अच्छा, इन आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई। ठीक है। क्या बोला है? राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर ऑफ द लाइन वायर्स थ्रू विच द सप्लाई कम्स टू आवर होम्स। ठीक है। 3 कलर है, कौन कौन से? एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ग्रीन वाला किसके लिए? अर्थ वायर के लिए। रेड वाला लाइव वायर के लिए। और ब्लैक वाला किसके लिए? न्यूट्रल वायर के लिए। आगे, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट? ठीक है। पोटेंशियल दे रखी है हमें, कितनी है? 220। और दैट इन इलेक्ट्रिक आयरन हमें पावर भी गिवन है, कितनी है? 1 किलोवाट। कैन बी ऑपरेटेड, मुझे क्या निकालना है? करंट। ठीक है। पावर का फॉर्मूला कितना होता है? V इंटू आई। तो अगर मेरे को यहाँ से I निकालना है तो कितना हो जाएगा? P बाय V। P कितना है? 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 220। सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? ये हो जाएगा 4.55 एम्पियर। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? वही लिखना है जो मैंने अभी समझाया था। अच्छा, अब नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? बेसिकली देखो, शॉर्ट सर्किट होता है, एक ओवरलोडिंग होता है। दोनों ही केस से बचने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है। एक शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग, दोनों से ही बचने के लिए, ताकि चीजें दिक्कत ना करें, खराब ना हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करा जाता है। अब समझते हैं होता है क्या। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब मेरी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच कर जाएंगे। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच कर जाएंगे तो क्या होने वाला है? देखो, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर एक दूसरे से अगर ये टच कर जाती है तो क्या होगा? हमारा जो करंट है उसको शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। तो करंट क्या करेगा? वहीं से वहीं फ्लो करने लग जाएगा। लो रेजिस्टिव पाथ है, डायरेक्टली टच कर गए हैं वो, तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। करंट मैक्सिमाइज क्या होगा? तो देखो, H का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT। तो करंट अगर बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हाई करंट के कारण क्या होता है? स्पार्कलिंग एंड दी फायर। कोई दिक्कत? कम रेजिस्टेंस, करंट ज्यादा, तो क्या होगा फिर? हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा फिर? स्पार्किंग और दी फायर। ठीक है। कब होगा ये शॉर्ट सर्किट? कब होगा? जब मेरी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज से पहले ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग बेसिकली कब होगा? जब मैंने एक ही स्विच से बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया।
मैंने अपना एसी भी चला दिया, इलेक्ट्रिक आयरन भी, अपना रेफ्रिजरेटर भी, टीवी भी, सब चला दिया एक साथ। तो अब क्या होगा, इन सबको क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होगा, है ना, सारे एक ही साथ चल गए हैं। तो अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होगा, तो ये हमारे पास इतना यहाँ पे सप्लाई में नहीं आएगा, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। और हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है ना, वो इसीलिए होता है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी, ताकि सर्किट में और कुछ दिक्कत ना आए। आ गई बात समझ, कोई दिक्कत, चलो। और इन सब के वजह से ही यहाँ पे वही हीटिंग इफेक्ट के कारण ही हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो ये हमारी जो वायर है, ये किससे बनी है वायर, ये जो वायर है किसकी है, लेड और टिल की। तो ये क्या होता है, इस वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो मतलब कि जब भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा तो हीट होगी, हीट होगी तो ये वायर क्या हो जाएगी, फिर मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो बाकी आगे कुछ और किसी अप्लायंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो ये तो वही है जो मैंने अभी बताया था कि हमारा ये किस पे होता है, 220 वोल्ट पे, और अर्थ किस पे होती है, 0 पोटेंशियल पे। ठीक है, अर्थिंग का भी हमने पढ़ लिया है। अर्थिंग में क्या है, ड्यू टू दी फॉल्टी मटेरियल, अगर मटेरियल में कुछ फॉल्ट है तो क्या होगा, इफ द करंट लीक्स थ्रू द कॉइल द करंट विल फ्लो थ्रू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द आयरन। अगर देखो यहाँ पे कोई भी फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, करंट जो है ये जो भी हमारी बॉडी उसकी मेटेलिक बॉडी से क्या करने लग जाएगा, लीक करने लग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा करंट है वो कहाँ चले जाएगा, अर्थ में, किसकी वजह से, अर्थिंग के कारण। ठीक है, अर्थ वायर से। कॉपर प्लेट विच इज इन दी ग्राउंड, अर्थिंग कैसे होती है, ग्राउंड में कॉपर प्लेट लगाई जाती है जब घर बनता है उसी टाइम पे। ठीक है, चलो। अब ये तो वही आजकल बारिश का मौसम चल रहा है उसी के लिए ये लिखा है मैंने बस, कि इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी स्विच ऑफ ड्यूरिंग दी लाइटनिंग। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे बर्निंग से बच जाएंगे। ठीक है, रेनी सीजन में क्या होता है, रूफ एंड दी वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग आर वेट, सो दे बिकम दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो घरों की छत है वो क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उससे वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग मेरे को कमेंट करके अभी की अभी ये जरूर बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।